गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंद्रचंद कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। पिछले वीडियो में हमने अभिकरण की संविधा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है तथा अभिकरण संविधा के आवश्यक तत्वों के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा विषय है उपअभिकर्ता, सब एजेंट तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता या स्थापन एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसे कहते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर है के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा का अवलोकन किया था। पुनः हम अभिकर्ता और मालिक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा का अवलोकन करते हैं। अभिकर्ता तथा मालिक को भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 182 में परिभाषित किया गया है। धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। तो अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है उसे मालिक कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाता है वह मालिक कहलाता है। और मालिक के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? अभिकर्ता कहलाता है। अब हम देखते हैं उपअभिकर्ता तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता किसे कहते हैं। तो अभिकर्ता मालिक द्वारा नियोजित किया जाता है तथा उपअभिकर्ता मूल एजेंट या मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन नहीं की जा सकती। सामान्य नियम क्या है? प्रत्यायोजित शक्तियाँ पुनः प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। डेलीगेटेड पावर्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड अगेन। इस आधार पर एक एजेंट मालिक से मिले अपने प्राधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को अभिकर्ता के रूप में नियोजित नहीं कर सकता, लेकिन धारा 190 के अंतर्गत वह कुछ परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है। तो सामान्य नियम क्या है? प्रत्यायोजित शक्तियाँ पुनः प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती। तो मालिक अभिकर्ता नियोजित करता है। तो अब अतः अभिकर्ता को ये पावर नहीं है कि वह अपने प्राधिकार का प्रयोग करके किसी अन्य अभिकर्ता मतलब उप अभिकर्ता को नियोजित करे। परंतु भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 190 उक्त नियम के दो अपवादों का उल्लेख करती है। तो धारा 190 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में अभिकर्ता ऐसा कर सकता है। तो दो परिस्थितियों में अभिकर्ता उप अभिकर्ता नियोजित कर सकता है धारा 190 के अनुसार। तो प्रथम परिस्थिति क्या है? जहां व्यापार की मामूली रूढ़ियां ऐसे नियोजन को अनुज्ञात करती हो। तो जहां व्यापार की मामूली रूढ़ियां ऐसे नियोजन को अनुज्ञात करती हो तभी अभिकर्ता उपअभिकर्ता नियोजित कर सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, जहां अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो। अगर अभिकरण की प्रकृति ऐसी है जिसके अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो तब अभिकर्ता उपअभिकर्ता नियोजित कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो दो परिस्थितियों में अभिकर्ता उपअभिकर्ता नियोजित कर सकता है। प्रथम परिस्थिति के अनुसार जहां व्यापार की मामूली रूढ़ियां ऐसे नियोजन को अनुज्ञात करती हो मतलब अलाउ करती हो। दूसरी जो परिस्थिति है जहां अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो तभी मूल अभिकर्ता उपअभिकर्ता नियोजित कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम अभिकर्ता की परिभाषा का अवलोकन करते हैं। अब हम उपअभिकर्ता की परिभाषा का अवलोकन करते हैं। उपअभिकर्ता को भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 191 में
परिभाषित किया गया है। धारा 191 के अनुसार उपअभिकर्ता वह व्यक्ति है जो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। तो उपअभिकर्ता वह व्यक्ति है जो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता हो। तो एजेंसी के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा जो नियोजित किया जाता है वह मूल अभिकर्ता के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपअभिकर्ता कहते हैं। तो उपअभिकर्ता को मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है। दूसरा, वह मूल अभिकर्ता के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपअभिकर्ता कहते हैं। अब हम प्रतिस्थापित अभिकर्ता या स्थानापन्न एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसे कहते हैं? प्रतिस्थापित अभिकर्ता के संबंध में धारा 194 में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार जहाँ की किसी अभिकर्ता को मालिक का कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार हो और इस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसने अन्य व्यक्ति चुना हो, तो ऐसा अन्य व्यक्ति उप एजेंट न होकर मालिक द्वारा नियुक्त अभिकर्ता होने से प्रतिस्थापित एजेंट या स्थानापन्न एजेंट है, न कि उप एजेंट। तो प्रतिस्थापित एजेंट वह एजेंट है जो मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित न करके मालिक द्वारा ही नियोजित किया गया माना जाता है। दोबारा हम धारा 194 का अवलोकन करते हैं। जहाँ किसी अभिकर्ता को मालिक का कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार हो, तो अभिकर्ता को क्या मालिक का कार्य करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चुनने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार हो, तभी अभिकर्ता प्रतिस्थापित अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जो प्राधिकार मालिक ने मूल एजेंट को दिया है, उस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसने अन्य व्यक्ति चुना हो, अगर उसने उस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अन्य व्यक्ति चुना है, तो जो अन्य व्यक्ति उसके द्वारा चुना गया है उसी को क्या बोलेंगे? स्थानापन्न एजेंट बोलेंगे, न कि उप अभिकर्ता बोलेंगे। तो वही स्थानापन्न एजेंट कहलाएगा। तो उप अभिकर्ता तो अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जाता है, परंतु स्थानापन्न जो एजेंट है वह अभिकर्ता द्वारा नामित किया जाता है, और मालिक अगर उसको ऐसा करने का अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार दिया गया और उस प्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को चुनता है, तो उसको हम स्थानापन्न एजेंट बोलते हैं। अब मूल अभिकर्ता द्वारा जो स्थानापन्न एजेंट नियुक्त किया गया है, उसको नियुक्त करते समय मूल अभिकर्ता का क्या कर्तव्य है, इसका हम अवलोकन करते हैं। मूल अभिकर्ता का प्रतिस्थापित अभिकर्ता को नियोजित करने के जो कर्तव्य अधिरूपित किया गया है, इस संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 195 में किया गया है। धारा 195 के अनुसार मूल अभिकर्ता को स्थानापन्न एजेंट नियुक्त करते समय अर्थात नॉमिनेट करते समय उतना विवेक काम में लेना चाहिए जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामलों में करता है। अर्थात क्या कहते, उतना विवेक काम में लेना चाहिए जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामलों में करता है। तो मूल अभिकर्ता का क्या कर्तव्य है? मूल अभिकर्ता स्थानापन्न एजेंट नियुक्त करते समय उसको इतना विवेक काम में लेना चाहिए जितना मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामलों में करता। तो उसे जो स्थानापन्न एजेंट जो नियुक्त करता है मूल अभिकर्ता, उसको नियुक्त करते समय उसे इतना विवेक काम में लेना चाहिए जितना उसके स्वयं के निजी मामलों में वह करता। और यदि उसने ऐसे विवेक का प्रयोग कर स्थानापन्न एजेंट को नामांकित किया है, नॉमिनेट किया है, अगर उसने ऐसे विवेक का प्रयोग करते हुए स्थानापन्न एजेंट को नॉमिनेट किया है, तो वह ऐसे चुने गए स्थानापन्न एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति स्वयं उत्तरदायी नहीं होगा। अगर उसने अपने कर्तव्यों का पालन करके स्थानापन्न एजेंट को नियुक्त किया है, तो वह स्थानापन्न एजेंट के कार्यों के लिए मालिक के प्रति स्वयं दायी नहीं होगा। अगर उसने अपने
स्थापन एजेंट नियुक्त करने में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है तो वह स्थापन एजेंट द्वारा कोई कार्य किया गया है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ए ने अपने एजेंट बी को एक जहाज खरीदने के लिए आदेश दिया। तो ए कौन हो गया? मालिक हो गया। बी एजेंट हो गया। तो ए ने एजेंट को एक जहाज खरीदने के लिए आदेश दिया। अब बी ने इस कार्य को करने के लिए एक विख्यात विशेषज्ञ नॉमिनेट किया। तो बी ने क्या किया? इस कार्य को करने के लिए एक विख्यात विशेषज्ञ नामित किया और जो विशेषज्ञ नियुक्त किया इसको हम क्या बोलेंगे? स्थानापन्न एजेंट। विशेषज्ञ जलयान खरीदने में लापरवाही करता है। जो स्थापन एजेंट उसने नियुक्त किया तो स्थापन एजेंट क्या करता है? जलयान खरीदने में लापरवाही करता है और इसके परिणाम स्वरूप जहाज समुद्र में चलने से अयोग्य प्रमाणित हो जाता है। तो जहाज क्या हो जाता है? समुद्र में चलने से अयोग्य प्रमाणित हो जाता है तथा वह नष्ट हो जाता है। इस हानि के लिए मालिक के प्रति वह विशेषज्ञ मतलब स्थानापन्न एजेंट उत्तरदायी है। बी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि एजेंट ने विशेषज्ञ नियुक्त करते समय पूर्व सावधानी व सतर्कता बरती थी। अतः मूल अभिकर्ता उत्तरदायी नहीं है क्योंकि मूल अभिकर्ता ने स्थापन एजेंट नियुक्त करने में पूर्ण सावधानी व सतर्कता से कार्य किया था, इसलिए स्थापन एजेंट स्वयं उत्तरदायी होगा न कि मूल एजेंट। मूल एजेंट मतलब बी। अगर बी स्थापन एजेंट को नियुक्त करने में सावधानी व सतर्कता नहीं बरता तो फिर मूल एजेंट को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था, अन्यथा नहीं। अब हम उप अभिकर्ता तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता में क्या अंतर होता है का अवलोकन करते हैं। प्रथम जो अंतर होता है वह है उप अभिकर्ता मूल एजेंट द्वारा नियोजित किया जाता है। तो उप अभिकर्ता तो किसके द्वारा नियोजित किया जाता है? मूल एजेंट द्वारा, जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता मूल एजेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। दूसरा जो अंतर है, उप अभिकर्ता का नियोजन एजेंसी की प्रकृति या व्यापार की प्रथा पर निर्भर करता है कि उपकर्ता नियोजित किया जाए या नहीं किया जाए, अर्थात स्पष्ट अधिकार न होने पर भी उप एजेंट नियोजित किया जा सकता है। जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता तभी नामित किया जा सकता है जब मालिक द्वारा एजेंट को ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया हो। प्रतिस्थापित अभिकर्ता तभी नामित किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है जब मालिक द्वारा एजेंट को ऐसा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया हो। अगर ऐसा करने का मालिक द्वारा अभिकर्ता को स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया हो तो वह स्थापन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो अंतर है, उप अभिकर्ता अपना पारस्परिक मूल एजेंट से ही प्राप्त करता है, क्योंकि उप अभिकर्ता मूल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः उप अभिकर्ता अपना पारस्परिक किससे प्राप्त करेगा? मूल एजेंट से प्राप्त करेगा, मालिक द्वारा, मालिक से नहीं। जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता मूल एजेंट का स्थान ग्रहण कर लेता है, अतः वह अपना पारस्परिक मालिक से ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह मालिक के प्राधिकार से नियोजित किया जाता है, इसलिए वह अपना पारस्परिक मालिक से ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट जो अंतर है, उप अभिकर्ता केवल मूल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है। तो उप अभिकर्ता किसके प्रति उत्तरदायी है? मूल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी है। वह मालिक के विरुद्ध सीधा वाद नहीं ला सकता, जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः मालिक उसके विरुद्ध सीधा वाद संसित कर सकता है। नेक्स्ट जो अंतर है, उप अभिकर्ता के कार्यों के लिए मूल एजेंट ही मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि प्रतिस्थापित अभिकर्ता की दशा में मूल एजेंट की बजाय वह प्रतिस्थापित एजेंट स्वयं मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट जो अंतर है, उप अभिकर्ता के सभी कार्य मूल एजेंट के अधीन व नियंत्रण में किए जाते हैं। तो उप अभिकर्ता के सभी कार्य मूल एजेंट के अधीन व नियंत्रण में किए जाते हैं, जबकि प्रतिस्थापित एजेंट अपने सभी कार्य मालिक के अधीन व नियंत्रण में करता है। थैंक यू।